चलिए अब बात उज्जैन की होगी, जहां बाबा महाकाल के दरबार में 15 अगस्त के दिन आस्था का सैलाब उमड़ा। महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने भक्त पहुंचे। मंदिर समिति की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। अब अगर आप आंकड़े सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हरियाली तीज का भी त्योहार था। देश भर से पहुंचे 6,57,218 श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने 122 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद के रूप में खरीदी भी की, जिससे मंदिर समिति को करीब 54,70,000 रुपए की आय हुई है। तो वहीं ऑनलाइन और काउंटर टिकट से भी मंदिर समिति का आय देखने को मिला, जिसमें कुल 1,07,88,000 रुपए की आय हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रबंधन लगातार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। तो बाबा के दरबार में कितने श्रद्धालु पहुंचे और कितनी आय हुई, ये आपको बता रहे थे। तो उज्जैन से ही अगली खबर है, जहां प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए। वहीं दर्शन पूजन के बाद मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से कुमार विश्वास को सम्मानित भी किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब पहुंचे कुमार विश्वास बाबा महाकाल के दरबार नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने सामने से दर्शन पूजन किया और साथ ही आशीर्वाद मांगा। हर श्रावण संयोग है, यह बाबा की महती कृपा है कि हर श्रावण में किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कार्य से बाबा हर बार मेरी हाजिरी लगा देते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं। और भारत की जो स्वतंत्रता है उसका 80वां चरण पूरा हुआ है। भारत माता अपने पुनर्वैभव को प्राप्त कर रही है, तो बाबा महाकाल के चरणों में उसके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद। तो वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 150 साल बाद वंदे मातरम फिर से गाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये सही नहीं लग रहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर झंडारोहण के दौरान वंदे मातरम नहीं गाया गया कहा। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया। कांग्रेस नेताओं को माफी मांगने की बात भी सीएम ने कही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को कलंकित करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस राष्ट्रभक्त वंदे मातरम गान से पूरा देश एक तरह से गौरवान्वित हो रहा था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के लाल किले की परेड से भी जिस गीत को सम्मान मिला, दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेताओं ने उस दिन को कलंकित करने का काम किया। मैं उसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को तुरंत माफी मांगना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया, तो कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। अब सवाल वंदे मातरम के सम्मान का है और साथ ही ये भी कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या है। स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये वो प्रतीक हैं जिनसे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है
कि वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया आपत्तिजनक था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया कि पूरा वंदे मातरम गाया गया। लेकिन विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी मंच तक पहुंच गया है। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है, और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है, पर इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं हुआ। प्रदीप भंडारी के इस वीडियो में राहुल गांधी के हाव भाव और उनकी गतिविधियों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया सम्मानजनक नहीं था। इसी वीडियो ने विवाद को और हवा दे दी। वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहाँ पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत की स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है, देश कभी माफ नहीं। विवाद सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में नई व्यवस्था और दिशा निर्देशों के जरिए इसके गायन, सम्मान और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर स्थिति स्पष्ट है। ऐसे में राष्ट्रगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर अनादर का आरोप राजनीतिक तौर पर और ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई है। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं। कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे। वंदे मातरम पर शुरू हुई यह सियासी लड़ाई अब 2 सवालों के बीच खड़ी है। पहला सवाल राष्ट्रगीत के सम्मान का और दूसरा उस सम्मान की राजनीतिक व्याख्या का। बीजेपी वीडियो के आधार पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगीत के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या असम्मान स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है और कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाया गया। यानी एक तरफ राष्ट्रगीत के सम्मान का सवाल है तो दूसरी तरफ आरोपों की सियासत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो वहीं पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का पलटवार। दिमागी नक्सली होने पर उन्होंने गर्व जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, दिमागी नक्सल होने पर मुझे गर्व है लिखा।
तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर इस्तेमाल की। जबकि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि दिमागी नक्सली कौन है, ये चर्चा का विषय है। राजनीतिक विरोधियों को लेकर बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो। तो दिमागी नक्सली जो लोग बने हैं, जो दिल्ली में तो प्रोटेस्ट करवा देते हैं, केंद्र सरकार 4 कदम आगे बढ़ के उनसे बात कर लेती है, लेकिन वही जब झारखंड में जाते हैं तो उनको लाठियों का सामना करना पड़ता है, लाइट बंद कर करके मारा जाता है। तो ये इसके बीच हमें डिसाइड करना है कि आज प्रधानमंत्री ने अगर लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली प्रयोग किया तो उसका इशारा क्या है और ये देश 2047 तक विकसित कैसे होगा। और अब आपको पीएम मोदी का दिमागी नक्सल वाला बयान भी सुनाते हैं, जिस पर यह पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, क्योंकि उनके बयान के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि असहमति जताने और सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।